हम उन्हें अंदर नहीं आने दे सकते। एक प्रमुख गार्ड चिल्लाया, अपने आदमियों को टावर के अंदर ले गया और भारी सुनहरे दरवाजे को बंद करने के लिए साथ मिलकर काम किया। जी हाँ, इस इमारत का ज्यादातर हिस्सा सोने से बना था। फर्श, दीवारें और छतें सब सोने की थीं। इसीलिए यह मीनार इतनी शानदार लग रही थी। यह सचमुच सोने से बनी थी। सोने का वजन साफ जाहिर था। यह सुनहरा दरवाजा, जो मीनार का प्रवेश द्वार था, पहरेदारों के लिए पहली सुरक्षा पंक्ति का काम करता था। हालांकि जैसे ही गार्ड ने दरवाजा बंद किया और उसे रोकने की कोशिश की, अचानक एक जबरदस्त बल ने गेट पर प्रहार किया। धमाका! एक जोरदार धमाके के साथ पूरा सुनहरा दरवाजा, मानो किसी हथौड़े से मारा गया हो, अंदर की ओर उछल गया, जिससे उसके पीछे खड़े पहरेदार उड़ गए और चोट से खून बहने लगा। दरवाजे के बाहर कटाकुरी ने अपनी मुक्का मारने की मुद्रा बनाए रखी, पलटते हुए दरवाजे की ओर देखते हुए कहा, बहुत मजबूत। दरअसल अभी अभी जो मुक्का मारा था वह उसी का था। ललित की रबड़ जैसी भुजाओं की तरह कटकुरी की भुजा भी खींच सकती थी, और हकी द्वारा स्टील जैसी सख्त की गई उसकी मुट्ठी उसमें अपार विनाशकारी शक्ति पैदा कर रही थी। हालांकि चूंकि दरवाजा पूरी तरह से सोने का बना था, इसलिए उसमें जबरदस्त लचीलापन था। कटकुरी के घूंसे से वह टूटा नहीं, बल्कि ऊपर उठा और फिर उछल गया। कटकुरी ने पीछे मुड़कर देखा तो ईशान और ड्रैगन हंटर पायरेट्स वहीं हाथ जोड़े खड़े थे। जाहिर है उनकी मदद करने की कोई मंशा नहीं थी। लाचार होकर कटकुरी को फिर से हमला करना पड़ा, लेकिन इस बार उसकी मुट्ठी बहुत बड़ी हो गई। उसने फिर जोरदार घूंसा मारा और आखिरकार बंद दरवाजा कब्जों से उखड़ गया। इस भयानक शक्ति ने अंदर मौजूद पहरेदारों को हक्का बक्का कर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि उनका कोई मुकाबला नहीं है, इसलिए वे जल्दी से तितर-बितर हो गए और भाग गए, क्योंकि ईशान और उसका दल एक एक करके हॉल में घुसने लगे। दुश्मन ने आक्रमण कर दिया था और उन्हें इसकी सूचना तुरंत टेसोरो को देनी थी। दरअसल टेसोरो को उनकी रिपोर्ट की जरूरत नहीं थी। अपनी शैतानी फल शक्तियों को जागृत करने के बाद उसने शहर के सारे सोने के साथ एक संवेदी संबंध विकसित कर लिया था। जैसे ही कटकुरी का पहला मुक्का सुनहरे दरवाजे पर लगा, टेसोरो को इसका आभास हो गया था। इसलिए वह तुरंत रुक गया, ऊपर देखा और कई इमारतों के बीच से अपनी दृष्टि अपने गढ़ गोल्डन टावर की ओर केंद्रित कर दी। धिक्कार है! कौन है यह? टेसोरो ने दांत पीसते हुए कहा, इस समय मेरी तिजोरी को निशाना बनाने की हिम्मत किसकी है? वे अपनी दयनीय जिंदगी जीते जीते थक गए होंगे। क्रांतिकारी नेता ड्रैगन की तलाश जारी रहने के कारण गोल्डन सिटी में कुछ अफरा-तफरी मची हुई थी। यहाँ ज्यादातर लोग समुद्री डाकू और अपराधी थे। हालांकि वे आमतौर पर ऐसा ही व्यवहार करते थे, लेकिन अराजकता ही वह चीज थी जिससे ये लोग फलते फूलते थे। टेसोरो यह बात अच्छी तरह जानता था, इसलिए जब उसे गोल्डन टावर में घुसपैठियों का आभास हुआ, तो उसका पहला विचार यही था कि कुछ अवसरवादी समुद्री डाकू स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तनाका, बैकारेट, तुरंत एक समूह वापस ले जाओ, टेसोरो ने आदेश दिया। बिना समय बर्बाद किए तनाका और बैकारेट एक टीम को लेकर चले गए, जबकि विश्व सरकार के अधिकारी सोलोमन ने टेसोरो से पूछा, क्या हो रहा है? टेसोरो ने ठंडे भाव से उत्तर दिया, नाली में कुछ चूहे हैं जो सोचते हैं कि जब हम ध्यान भटकाएंगे तो वे मेरे मैदान पर परेशानी खड़ी कर सकते हैं। चिंता मत करो, सोलोमन ने बेपरवाही से कहा। ड्रैगन के यहाँ आने की खबर मिलने के बाद पास के नौसैनिक अड्डे ने पहले ही इस ओर युद्धपोत भेज दिए हैं। एक बार जब हम उन अवसरवादियों को पकड़ लेंगे तो तुम उनसे जैसे चाहो निपट सकते हो। विश्व सरकार तुम्हारा साथ देगी।
आशा करते हैं ऐसा ही हो, टेसोरो ने कहा। हालांकि किसी वजह से वह अभी भी बेचैन महसूस कर रहा था। जब से ड्रैगन आया था, उसे लगातार बेचैनी का एहसास हो रहा था। अचानक दिल की धड़कन तेज होने से टेसोरो को एहसास हुआ कि चीजें शायद उतनी आसान नहीं हैं जितनी दिख रही हैं। चलो जितनी जल्दी हो सके ड्रैगन को पकड़ लेते हैं, सोलोमन ने आग्रह किया। अभी अपने मातहतों को घुसपैठियों को रोकने दो। टेसोरो ने सिर हिलाया, यह समझते हुए कि कोई अन्य विकल्प नहीं था। हालांकि जैसे ही उसने आगे बढ़ना शुरू किया और सोलोमन का पीछा करना शुरू किया, उसकी जेब में रखा डेन डेन मुशी अचानक उन्मत्तता से बजने लगा। डेन डेन मुशी को बाहर निकालकर और उसका जवाब देते हुए टेसोरो ने गोल्ड टॉवर के गार्डों की घबराई हुई चीखें सुनी। लॉर्ड टेसोरो, यह यह बुरा है। बिगमा पायरेट्स के पेरोस्पेरो और काटाकुरी गोल्ड टॉवर पर हमले का नेतृत्व कर रहे हैं। टेसोरो का चेहरा हरा हो गया जब उसने रिसीवर में चिल्लाते हुए कहा, क्या वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? उसकी बात पूरी होने से पहले ही दूसरी तरफ से गार्ड ने कहना शुरू कर दिया, सिर्फ उनकी ही बात नहीं है, एडमिरल आओकीजी भी वहां हैं। वो भी लड़ाई में शामिल हो गए हैं और ब्लैक ड्रैगन ईशान अपने ड्रैगन हंटर पायरेट्स को भी साथ लाए हैं। उन्होंने अभी तक लड़ाई शुरू नहीं की है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो सब इसमें साथ हैं। टेसोरो का दिमाग घूम गया और वह इस खबर से पूरी तरह स्तब्ध रह गया। तो आखिरकार वे एक साथ काम कर रहे थे। कोई आश्चर्य नहीं कि पेरोस्पेरो और कटाकुरी ने गोल्डन सिटी पहुंचते ही ईशान के बारे में पूछा। मैं सोच में पड़ गया कि यह इतना संयोग कैसे हो सकता है। जैसे ही ईशान आया, ये लोग भी उसके पीछे पीछे आ गए। पता चला कि वे सब इसमें शामिल थे, शुरू से ही मेरे गोल्डन सिटी के खिलाफ साजिश रच रहे थे। क्या नौसेना छोड़ने के बाद भी आओकीजी अब बिना किसी रोक-टोक के काम कर रहे हैं? टेसोरो को अंततः समझ आ गया कि उसकी बेचैनी कहां से आ रही थी। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। टेसोरो ने दांत पीसते हुए कहा, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। ईशान की धनशोषण शक्तियां मात्र 20 अरब से संतुष्ट नहीं हो सकती। मेरे स्वर्ण नगरी में यह आदमी अनाज के भंडार में गिरे चूहे जैसा है। वह कैसे विरोध कर सकता था? यह सब झूठ था, सब कुछ झूठ था। मैं उसके पिछले कानून पालन वाले कृत्य से पूरी तरह मूर्ख बन गया था। इस आदमी की साजिशें बहुत गहरी हैं। मैं वर्तमान में निम्नलिखित उपन्यासों का अनुवाद कर रहा हूं। सुपर कार्ड सिस्टम, ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास। यदि आप मेरा समर्थन करना चाहते हैं और अधिक अध्याय पढ़ना चाहते हैं तो कृपया मेरे पैट्रेयो की सदस्यता लें। दुर्भाग्यवश टेसोरो अभी भी मुख्य मुद्दे को नहीं समझ पाया था। उसे ड्रैगन से जुड़े मामले में कभी नहीं पड़ना चाहिए था। हालांकि ड्रैगन गोल्डन सिटी में प्रकट हुआ था, टेसोरो ऐसा दिखावा कर सकता था जैसे उसे पता ही नहीं चला। विश्व सरकार उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती और वह इससे दूर रह सकता था। शायद तब उसे उन मुसीबतों का सामना न करना पड़ता जो उसे अभी झेलनी पड़ रही हैं। टेसोरो को इसका एहसास नहीं था। शायद यह उसकी पुरानी मानसिकता की वजह से था। वह हमेशा यही मानता था कि उसका विरोध करने वाला कोई भी उसके पैसों के पीछे है। तो इस समय उसे पूरा यकीन था कि ईशान और उसका समूह ड्रैगन के प्रकट होने से पैदा हुई अराजकता का फायदा उठाकर मुसीबत में फंस रहे हैं। उसने ड्रैगन और ईशान के बीच के संबंध पर कभी विचार ही नहीं किया। ड्रैगन को पकड़ने में विश्व सरकार की मदद करने की तुलना में टेसोरो को अब भी अपना गढ़ और पैसा ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहा था। इसलिए उसने तुरंत वापस लौटने का फैसला किया।
सोलोमन ने भी डैन डैन मुशी की बातें सुनी और जान गया कि कोई टेसोरो के खजाने को निशाना बना रहा है। हालांकि चूंकि वह विश्व सरकार के लिए काम करता था, इसलिए उसका मिशन बाकी सब चीजों से ज्यादा अहम था। टेसोरो को जाते देख उसने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन टेसोरो ने उसकी बात अनसुनी कर दी। टेसोरो ने अपनी वर्तमान हैसियत पूंजी और वित्तीय शक्ति के बल पर हासिल की थी। बिना पैसे के वह कुछ भी नहीं होता। उसके खजाने में मौजूद धन की तुलना में पांचों बुजुर्गों और विश्व सरकार द्वारा किए गए वादे खोखले शब्द थे। टेसोरो अच्छी तरह समझता था कि अगर वह कंगाल हो गया तो विश्व सरकार उसके स्वर्ण नगर पर पूरी तरह कब्जा करने के लिए लोगों को भेज देगी। लौटने की जल्दी में होने के बावजूद टेसोरो में थोड़ी समझदारी बाकी थी। उसे एहसास था कि इस बार उसके विरोधी अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली थे और वह उन्हें अकेले नहीं रोक सकता था। इसलिए लौटते हुए उसने विश्व सरकार को नाराज करने का जोखिम उठाया और एकलव्य वेविल और मिस बैक्किन को ढूंढ निकाला, जिन्हें हिरासत में लिया गया था। ये दोनों ही वो गवाह थे जिन्होंने ड्रैगन के ठिकाने का पता लगाया था और लंबे समय से टेसोरो द्वारा सोने के जरिए सीपी एजेंटों की निगरानी में उन पर कब्जा किया जा रहा था। उन्हें ढूंढते ही टेसोरो ने सीधे सीपी एजेंटों को ढेर कर दिया। वह सोने में लिपटी हुई बैक्किन के पास गया, नीचे उकड़ू बैठा और बोला, बहुत सारा पैसा कमाना चाहती हो? अचू। बैक्किन, जिसे पहले आओकीजी ने जमा दिया था, सोने में लिपटी होने के बावजूद अभी भी कांप रही थी। हालांकि टेसोरो की बात सुनकर वह तुरंत चौंक गई, उसकी आंखें चमक उठीं और उसने कहा, जरूर, अगर पैसा कमाना है तो मैं तैयार हूं। अच्छा। टेसोरो ने अपनी उंगलियां चटकाईं और बैक्किन पर लगा सोना तुरंत द्रवित हो गया, उसके शरीर से अलग हो गया और उसे मुक्त कर दिया। बैक्किन के सामने बैठते हुए टेसोरो ने व्यंग्यात्मक लहजे में फुसफुसाते हुए कहा, बुढ़िया, सच कहूं तो मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूं। लेकिन तुम्हारा बेटा तो एक अनमोल खजाना है, इसलिए तुम्हारी अभी भी कुछ कीमत है। अगर तुम उसे साथ लाकर इस समस्या को सुलझाने में मेरी मदद कर सको तो मैं तुम्हें किराए के तौर पर एक बड़ी रकम दे सकता हूं। कितना? बैक्किन टेसोरो के शब्दों से पूरी तरह मोहित हो गई। उसे बूढ़ी औरत कहलाने में कोई आपत्ति नहीं थी। 10 अरब। टेसोरो ने उदारता दिखाते हुए कहा, कोई इस समय मेरे खजाने को निशाना बना रहा है। अगर तुम्हारा बेटा उन्हें भगाने में मेरी मदद कर सके तो मैं तुम्हें 10 अरब बेरीज दूंगा। इस आकृति को देखकर बैक्किन दंग रह गईं और बिना सोचे समझे उन्होंने सहमति में सिर हिला दिया। उसकी सारी योजनाएं पैसे के लिए थीं और उसके सामने यह सुनहरा अवसर होने के कारण वह ड्रैगन की बिल्कुल भी परवाह नहीं कर सकती थी। बैक्किन के साथ समझौता करने के बाद टेसोरो ने एकलव्य वेविल को भी छोड़ दिया। मंदबुद्धि एकलव्य वेविल पहले तो टेसोरो पर हमला करना चाहता था, दहाड़ते हुए बोला, तूने मुझे और मेरी मां को बांधने की हिम्मत की, मैं तुझे मार डालूंगा। हालांकि मिस बैक्किन की बेंट एकलव्य वेविल के पैरों से टकराकर टूट गई और उन्होंने डांटते हुए कहा, बेवकूफ बेटा, हमेशा लड़ने और मारने के बारे में सोचता रहता है। क्या तुम्हें नहीं पता कि पैसा कमाना सबसे जरूरी है? मैंने तुम्हें इतनी मेहनत से पाला है और अब पैसा कमाने का मौका है और तुम अभी भी बॉस पर हमला करना चाहते हो। आह! माँ, मुझे माफ कर दो। एकलव्य वेविल ने जल्दी से माफी मांगी। टेसोरो ने अपना माथा ढक लिया, उस अजीबोगरीब मां बेटे की जोड़ी को देखते हुए, और सोचा कि क्या उसने उन्हें शामिल करके कोई गलती की है। हालांकि अब वह इस बारे में और ज्यादा नहीं सोच सकता था। उसने बैक्किन को इशारा किया और गोल्डन टावर की ओर ले गया। एकलव्य वेविल के कंधे पर बैठे बैक्किन तेजी से उसके पीछे चले गए। उस समय टेसोरो के अधीनस्थ तनाका और बैकारेट उनसे पहले ही गोल्डन
टावर पर पहुंच चुके थे। उन्होंने अलग अलग मुद्राओं में चीनी से लिपटी विभिन्न मूर्तियां देखीं। गोल्डन टावर के रक्षकों को पेरोस्पेरो की क्षमताओं ने पहले ही मार गिराया था, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें काफी नुकसान हुआ था। तनाका और बैकारेट जल्दी से ऊपर गए, जहां उन्हें एक गंभीर रूप से घायल गार्ड मिला जो चीनी की मूर्ति में नहीं बदला था। उन्होंने जल्दी से उसे जगाया और स्थिति के बारे में पूछा। उन्हें पता चला कि दुश्मन टावर के शीर्ष की ओर बढ़ रहे थे और गोल्डन टावर के सभी 1000 गार्डों को उन्हें रोकने के लिए तैनात किया गया था, लेकिन उन्हें बहुत कम सफलता मिली। हमेशा वफादार रहने वाले तनाका को एहसास हुआ कि दुश्मन अभी तक कामयाब नहीं हुए हैं और उसने तुरंत अपनी थ्रू फ्रूट क्षमता को सक्रिय कर दिया। वह सीढ़ियों को पार करता हुआ, एक के बाद एक मंजिल पार करता हुआ, सीधे ऊपर की ओर बढ़ गया। दूसरी ओर बैकारेट ने एक पल सोचा और फिर बचे हुए मुश्किल से जिंदा बचे पहरेदारों को ढूंढ निकाला। उसने अपनी डेविल फ्रूट क्षमता को सक्रिय किया और उनकी किस्मत को निगलना शुरू कर दिया। पहले से ही मौत के कगार पर पहुंच चुके पहरेदारों को बैकारेट द्वारा अपनी किस्मत गवा देने के बाद और भी बुरा अंजाम भुगतना पड़ा। हॉल के बीचों बीच पड़ा एक बदकिस्मत पहरेदार छत से गिरे एक झूमर की चपेट में आकर कुचल गया। सीढ़ियों की रेलिंग से चिपके हुए कुछ और पहरेदार अचानक रेलिंग के ढह जाने से गिर पड़े और चीखते हुए नीचे गिर पड़े। कुछ पहरेदारों के घाव फिर से खुल गए, जिससे भारी मात्रा में खून बह गया, जबकि कुछ अजीबोगरीब दुर्घटनाओं में अपनी ही लार से दम घुटने लगे। संक्षेप में, पहले से ही मर रहे इन लोगों को अपनी बची हुई किस्मत गंवाने के बाद और भी बुरे दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा। भाग्य का साथ पाकर बैकारेट आत्मविश्वास से शीर्ष मंजिल की ओर बढ़ी। शीर्ष के ठीक नीचे की मंजिल पर टेसोरो के शेष अधीनस्थों ने एक रक्षात्मक स्थिति स्थापित की थी, जो ईशान और उसके समूह की प्रगति को रोकने और विलंबित करने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने लिफ्टों को नष्ट कर दिया था, गलियारे में कई बम रख दिए थे तथा निकास द्वारों पर बड़ी संख्या में कर्मियों को तैनात कर दिया था, जिससे पूरे गलियारे को अवरुद्ध करने के लिए घनी गोलीबारी शुरू हो गई थी। यह तो परेशान करने वाला है। कितनी लहरें आई हैं? सबसे आगे चल रहे काटाकुरी ने जैसे ही गलियारे में कदम रखा, गोलियों और गोलों की बौछार ने उनका स्वागत किया, जिससे गलियारा घने धुएं से भर गया। हालांकि ये हथियार कटाकुरी जैसे किसी व्यक्ति के खिलाफ बिल्कुल बेअसर थे। गोलियां और गोले उसके शरीर में धंस गए और कटाकुरी ने उन्हें बाहर निकाल दिया और वह बिना किसी नुकसान के जमीन पर गिर गया। मोची मोची फल की क्षमताएं ललित के रबरबर फल जैसी ही थीं, हालांकि पलटवार के मामले में यह कुछ कम प्रभावी था। इसलिए कटकुरी ने गोलियों और गोले को बिना बदले वापस नहीं भेजा। ईशान दीवार से टिककर हाथ सिर के पीछे रखे जम्हाई लेता हुआ बोला, इतना कुछ कहने की क्या जरूरत है? कितनी लहरें हैं, इसकी किसे परवाह? बस रास्ता साफ कर दो। इस पूरी यात्रा के दौरान ईशान और ड्रैगन हंटर पायरेट्स ने असाधारण रूप से आराम से समय बिताया। ज्यादातर लड़ाई पेरोस्पेरो और कटाकुरी ने संभाली। ईशान उन्हें घोड़ों की तरह इस्तेमाल कर रहा था, ज्यादातर युद्ध के काम उन पर छोड़ रहा था, जिसका मतलब था कि आओकिजी को भी शायद ही कभी हस्तक्षेप करना पड़ा। स्वाभाविक रूप से पेरोस्पेरो और कटाकुरी को कुछ नाराजगी थी, लेकिन ईशान के अपने कारण थे। शुरू में उसने उन्हें शामिल करने की योजना नहीं बनाई थी, वे शामिल होने पर अड़े रहे। अब जब वे चाहते थे कि वह इस प्रयास में उनका नेतृत्व करे, तो वे प्रयास क्यों न करें? ईशान को बिना किसी प्रयास के जीतने की उम्मीद का रवैया अपनाते देख पेरोस्पेरो और कटाकुरी असहाय महसूस कर रहे थे। हालांकि ईशान ने बिग माँ का निमंत्रण स्वीकार कर लिया था, लेकिन उसने अभी तक यह तय नहीं किया था कि वह चाय पार्टी में आएगा या नहीं। खैर, अब वह बिग माँ का संभावित मेहमान था,
जिससे उनके बीच एक नाजुक सहयोगात्मक रिश्ता बन गया था और उनके पास इस्तेमाल किए जाने को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। भारी गोलीबारी के बीच कटाकुरी आगे बढ़ता रहा। हालांकि फटते बमों ने उसके शरीर को चकनाचूर कर दिया, फिर भी वह जल्दी से फिर से जुड़ गया। सौभाग्य से गोल्डन टावर का मुख्य ढांचा सोने का बना था, जो बिना किसी खास नुकसान के विस्फोटों को झेल गया। कटकुरी रैम्बो की तरह गलियारे से गुजरते हुए आखिरकार पहरेदारों के पास पहुंच गया। हताश होकर पहरेदारों ने अपनी तलवारें निकाली और कटाकुरी पर हमला कर दिया और एक एक करके जमीन पर धंस गए। फलक क्षमता वाले व्यक्ति और आम लोगों के बीच का अंतर बहुत ज्यादा था। ईशान और उसका दल आराम से उनके पीछे पीछे चल रहे थे। जले हुए गलियारे से होते हुए वे कटकुरी तक पहुंच गए। गलियारे के अंत में एक विशाल सर्पिल सीढ़ी थी जो ऊपरी मंजिल तक जाती थी। कैरिना की जानकारी के अनुसार मीनार के शीर्ष पर 4 गोल सुनहरे गुंबद थे, जो सुनहरे मीनार के डिजाइन में हाथ की 4 घुमावदार उंगलियों जैसे दिखते थे। असल में ये गुंबद विशाल तिजोरियां थीं, जिनमें से एक में टेसोरो का सारा पैसा रखा था। जैसे ही ईशान और उसकी टोली सर्पिल सीढ़ियों पर चढ़ने लगी, तनाका प्रकट हुआ। वह नीचे की मंजिल से एक हैंडगन लिए निकला और हवा में उछलकर ईशान के साथियों पर गोलियां चलाने लगा। एक धमाके के साथ ड्रैगन हंटर पायरेट्स के एक साधारण नाविक की ओर गोली चलाई गई। तनाका जानता था कि उसकी गोलियां ईशान और उसके मजबूत क्रू सदस्यों पर बेअसर हैं, इसलिए उसने आम नाविकों पर निशाना साधा। हालांकि उसने ड्रैगन हंटर पायरेट्स के साधारण नाविकों की युद्ध क्षमता को साफ तौर पर कम करके आंका था। नाविक ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और गोली को रोकने के लिए अपनी ढाल ऊपर उठा ली। जब तनाका का निशाना चूक गया तो वह रुका नहीं। जमीन पर उतरते ही वह जमीन से गुजरा और गायब हो गया, लेकिन कुछ ही देर बाद एक दीवार से फिर प्रकट हुआ और अपनी गोलीबारी जारी रखी। मैं यहाँ हूँ। अब मैं चला गया। मैं फिर वापस आ गया हूँ। और अब मैं फिर चला गया। इस परेशान करने वाली रणनीति का इस्तेमाल करके तनाका ने ईशान और उसके दल को रोकने की कोशिश की। हालांकि उसके चिढ़ाने वाले मक्खी जैसे व्यवहार ने ईशान को और भी ज्यादा क्रोधित कर दिया। ईशान ने दीवार पर मुक्का मारा, सीमेंट को चीरते हुए अंदर की सुनहरी संरचना को प्रकट किया। जैसे ही उसने अपना हाथ सुनहरी दीवार पर रखा, एक शक्तिशाली विद्युत धारा सोने के माध्यम से प्रवाहित हुई, जो पूरे गोल्डन टावर में फैल गई। तनाका, जो एक और हमले के लिए जमीन से गुजरने की कोशिश कर रहा था, मुसीबत में फंस गया। जैसे ही उसने जमीन से गुजरने की कोशिश की, उसे हाई वोल्टेज करंट का झटका लगा, जिससे वह एक तेज धमाके के साथ जमीन से उछलकर दूर जा गिरा। तनाका को देखते हुए, जो जमीन पर निश्चल पड़ा था, उसका शरीर झुलस गया था। ईशान ने उपहास किया, प्रवेश फल। क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या टेसोरो के अधीनस्थों के लिए यही सबसे अच्छा है? मैं वर्तमान में निम्नलिखित उपन्यासों का अनुवाद कर रहा हूँ। सुपर कार्ड सिस्टम, ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास। यदि आप मेरा समर्थन करना चाहते हैं और अधिक अध्याय पढ़ना चाहते हैं, तो कृपया मेरे पैट्रेयो की सदस्यता लें। टेसोरो के घटिया अधीनस्थ तनाका के बारे में तो सबके पास कहने को कुछ खास नहीं था। फिर भी सबने ईशान को उत्सुकता से देखा। उन्होंने एक ऐसी बात पर ध्यान दिया जिसे आसानी से अनदेखा किया जा सकता था। जब ईशान के विद्युत प्रवाह से तनाका को फर्श से बाहर निकाला गया, तो हवा में जो विद्युत प्रवाह दिखाई दिया वह काला था। उन्होंने पहले भी काली बिजली देखी थी, विशेष रूप से आओकिजी ने, जिसे याद था कि सबाउडी द्वीपसमूह पर अंतिम वज्रपात जब किजारू और उसने इसे देखा था, ईशान के लिए काली बिजली का पहला उदाहरण था। सभी जानते थे कि ईशान द्वारा उत्पन्न काली बिजली सामान्य बिजली से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है।
हालांकि ऐसी काली बिजली के लिए आमतौर पर ईशान को पहले से चार्ज करना पड़ता था, लेकिन इस बार उन्होंने ईशान को चार्ज होते नहीं देखा। उसने बस सोने के कंडक्टर पर हाथ रखा और उससे निकला करंट काला हो गया। यही बात सबको हैरान कर गई। आखिर क्या हो रहा है? आओकिजी समेत ड्रैगन हंटर पायरेट्स के सभी सदस्यों को लगा कि कुछ तो असामान्य है। वे मन ही मन सोच रहे थे कि क्या ईशान की क्षमताएं फिर से विकसित हो गई हैं। आखिरकार सबको पता था कि पिछले कुछ दिनों से ईशान होटल में छिपा हुआ था और कुछ न कुछ कर रहा था। केवल पेरोस्पेरो और कटाकुरी, जिन्हें ईशान की क्षमताओं के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इस बात पर ध्यान नहीं दे पाए। ईशान द्वारा तनाका से सहजता से निपटने के बाद उन्हें थोड़ा ज्यादा संतुलन महसूस हुआ। कम से कम ईशान ने आखिरकार एक चाल तो चली थी। चलो चलें, कटाकुरी ने कहा। चूंकि टेसोरो के अधीनस्थ आ गए हैं, इसका मतलब है कि वह जल्द ही यहां पहुंचेंगे। सभी ने सिर हिलाया और चलने ही वाले थे कि पीछे से एक कामुक आवाज आई, सब लोग, छत पर जाना वर्जित है। तुम आगे नहीं जा सकते। पलटकर उन्होंने देखा कि बैकारेट उनके पीछे दालान में खड़ी थी, अपने हाथों को कमर पर रखे और धीरे धीरे उनकी ओर आ रही थी। सर ईशान, आप सचमुच बेरहम हैं, बैकारेट ने चलते हुए नाराजगी से कहा। जब मैं आपका गाइड था तब आप मेरे प्रति इतने उदासीन थे, और अब आप मेरे बॉस की तिजोरी लूटना चाहते हैं। क्या आपको पता है कि इससे मैं मुसीबत में पड़ सकता हूं? हे! ईशान दीवार से टिककर हंसा। तुम टेसोरो के भरोसेमंद सहयोगी हो, वह तुम्हें कैसे दोषी ठहरा सकता है? बैकारेट ने आह भरी। इसमें कोई मदद नहीं है, बॉस बहुत सख्त आदमी है। जब वह बोल रही थी, बैकारेट समूह के पीछे जा चुकी थी। ड्रैगन हंटर पायरेट्स के नाविक उसे आते देख एक पल के लिए झिझके और फिर उसे जाने देने के लिए एक तरफ हट गए। लेकिन तभी कैरिना अचानक चिल्लाई, सावधान, उसे पास मत आने देना। वो लकलक फ्रूट इस्तेमाल करती है, उसे छूने मत देना। कैरिना की चेतावनी के साथ, हालांकि चालक दल को पूरी तरह से समझ नहीं आया कि लकलक फल की क्षमता क्या थी, वे सभी सहज रूप से पीछे हट गए और बैकारेट से सावधान होकर अपने हथियार तैयार कर लिए। बैकारेट रुका और कैरिना से बोला, तो ये तुम हो कैरिना? जब लॉर्ड टेसोरो तुम्हें वापस लाए थे तो मुझे पता था कि तुम मुसीबत बनोगी, और अब तुमने हमें धोखा दिया है। हम? कैरिना ने सिर घुमाते हुए जवाब दिया। विश्वासघात? मैं कभी तुम लोगों में से नहीं थी। टेसोरो ने पैसे कमाने के लिए मेरा इस्तेमाल किया, और मैंने भी उसका इस्तेमाल किया। इसमें गलत क्या है? जो कहना है कहो। बैकारेट ने ठंडी सांस ली। लॉर्ड टेसोरो के आने तक इंतजार करो, देखते हैं तब तुम अपनी बात कैसे समझाते हो। हे! कैरिना ने ईशान को अपनी बाहों में भरते हुए आत्मसंतुष्ट होकर हंसी। मुझे सजा दोगे? वो कोशिश तो कर सकता है, लेकिन पहले उसे यहाँ के तेजतर्रार कैप्टन ईशान से आगे निकलना होगा। ईशान ने अवाक होकर कैरिना की ओर देखा और कहा, मेरी चापलूसी करने से काम नहीं चलेगा। कैरिना शरारत से मुस्कुराई और ईशान को आंख मारते हुए बोली, मैं एक औरत हूं, मुझे जीने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। इसलिए अगर तुम्हें पता भी है कि मैं तुम्हारी चापलूसी कर रही हूं, तो क्या तुम इसका मजा लेने का नाटक नहीं कर सकते? ईशान हंसा और कैरिना की बात अनसुनी करते हुए अपना ध्यान बैकारेट की ओर मोड़ लिया। मिस बैकारेट, शायद आप हमें भी रोकने आई हैं? बिल्कुल। बैकारेट सीधा खड़ा होकर मुस्कुराया। मेरे पास लड़ने की ज्यादा ताकत तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें किसी और तरीके से रोक सकता हूं।
ऐसा कहते हुए उसने अचानक एक सुनहरा सिक्का जमीन पर फेंक दिया। जैसे ही सुनहरी चिप जमीन पर गिरी, वह कई बार उछली और डोरोनी तथा ड्रैगन हंटर पायरेट्स के अन्य सदस्यों की ओर बढ़ी। सभी की हैरान निगाहों के सामने सिक्का कुछ बार उछला, जमीन पर गोल गोल घूमता रहा और फिर नीचे गिर गया। अगले ही पल जहां सिक्का गिरा था, वहां अचानक एक दरार दिखाई दी। यह दरार तेजी से फैलती गई और उस जगह को भी घेर लिया जहां डोरोनी और एक दर्जन अन्य लोग खड़े थे। सावधान! ईशान का दिल बैठ गया। उसे एहसास हुआ कि बैकारेट यहाँ उनकी किस्मत खराब करने नहीं आई थी, वह तो पहले से ही इसके लिए तैयार थी। ये टेसोरो के पराजित अधीनस्थ ही रहे होंगे। बैकारेट ने शायद पहले ही उनका सारा भाग्य निगल लिया था। एक जोरदार धमाके के साथ डोरोनी और उसके समूह के नीचे की जमीन अचानक ढह गई। एक छेद दिखाई दिया और ड्रैगन हंटर पायरेट्स के एक दर्जन नाविक चीखते हुए उसमें गिर पड़े। क्या क्या हो रहा है? सभी लोग हक्के बक्के रह गए और जल्दी से नीचे देखने के लिए गड्ढे की ओर दौड़े। उन्होंने नीचे डोरोनी और बाकी लोगों को देखा, जो गिरने से स्तब्ध और अस्तव्यस्त थे। हालांकि वे सभी शारीरिक रूप से मजबूत थे, लेकिन इतनी ऊंचाई से अचानक गिरने से उन्हें कुछ चोटें आई थीं। सिर्फ ईशान ही समझ पाया। बैकारेट ने जो सिक्का उछाला था, उसमें प्रबल भाग्य था, जिसके कारण एक बेहद असंभव घटना घटी। गलियारा पहले भी टेसोरो के आदमियों द्वारा लगाए गए बमों से भर गया था। हालांकि ठोस सोने की यह संरचना ढही नहीं थी, लेकिन विस्फोटों के कारण उसमें छोटी छोटी दरारें पड़ गई होंगी। जब बैकारेट का सिक्का जमीन पर गिरा, तो हल्का सा कंपन हुआ। इस छोटे से कंपन ने उन छिपी हुई दरारों पर दबाव बदल दिया, जिससे वे अचानक फैल गईं और डोरोनी और बाकी दरारों को निगल गईं। यह बिल्कुल अकल्पनीय लग रहा था, लेकिन ईशान समझ गया कि बैकारेट का लकलक फल वास्तव में रहस्यमय था। ऐसा लगता था जैसे वह उन अत्यंत कम संभावना वाली घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर सकती थी तथा उन्हें अपने अनुकूल तरीके से विकसित कर सकती थी। सच कहूं तो ईशान लकलक फ्रूट की शक्ति के पीछे के सिद्धांत को समझा नहीं पाया। पैरामीशिया प्रकार के शैतानी फलों में अक्सर विचित्र, लगभग कीड़े जैसी क्षमताएं होती थीं। ठीक उसी तरह जैसे शुगर के अपने समुद्री डाकू दल में हॉबी फ्रूट की क्षमताएं या जिफिर के नियो मरीन्स में एन के रिटर्न फ्रूट की क्षमताएं, ये निस्संदेह शैतानी फलों की चालाक शक्तियां थीं। डोरोनी और बाकियों के गिरने के बाद बैकारेट के सबसे करीबी व्यक्ति ताशिगी ही था। दुश्मन को पहचानते हुए ताशिगी ने उसने तुरंत अपनी तलवार उठाई और बैकारेट पर हमला कर दिया। हालांकि जैसे ही उसने पहले 2 कदम उठाए और अपनी तलवार उठाई, उसका पैर एक गोल गोली पर पड़ा। ताशिगी का पूरा शरीर आगे की ओर झुक गया और वह मुंह के बल गिर पड़ी। धमाका इतना जोरदार था कि ईशान की पलकें झपक गईं और वह सोचने लगा कि कहीं ताशिगी की छाती भी इस धक्के से चपटी तो नहीं हो गई। ताशिगी को बेवजह लड़खड़ाते देखकर सूर्या को लगा कि स्थिति बेहद अजीब है। हालांकि वह ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता था और उसने कुछ करने का फैसला किया। उसका हाथ धुएं में बदल गया और आगे की ओर उछला और उसने हकीकोट पहने जिट्टे को सीधे बैकारेट के पेट पर निशाना साधकर उसे काबू में कर लिया। हालांकि बैकारेट 1 इंच भी नहीं हिला। अचानक उस गड्ढे से, जिसमें डोरोनी और बाकी लोग गिरे थे, तेज हवा चली। इस तेज झोंके ने सूर्या के धुएं से बने हाथ पर वार किया। हवा के झोंके में सूर्या का हाथ मुड़ गया और बेतरतीब ढंग से हिलने लगा। फिर कुछ और भी अजीब हुआ। मुड़े हुए हाथ ने सूर्या के जिट्टे को 180 डिग्री के चाप में उठा लिया और जिट्टे का सिरा सूर्या के धुएं वाले हाथ को छू गया। दूसरे शब्दों में, सूर्या के हकीलेपित जिट्टे ने उसके अपने शरीर पर वार किया,
एक दशक में एक बार होने वाली घटना जो उनकी आंखों के सामने हुई थी। कैसे, यह कैसे संभव है? सूर्या को अचानक कमजोरी का एहसास हुआ। वह अब अपने हथियार को पकड़ नहीं पाया और वह जमीन पर गिर पड़ा। सौभाग्य से समुद्री प्रिज्म पत्थर का झटका उसे क्षणिक ही लगा। जैसे ही उसने अपना हथियार छोड़ा, उसकी ताकत वापस आ गई। उसने खुद को संभालने के लिए जल्दी से एक कदम आगे बढ़ाया। लेकिन उससे भी अजीब बात हुई। जैसे ही वह आगे बढ़ा, अचानक उसका पैर एक केले के छिलके पर पड़ गया जो वहां अचानक से आ गया था। एक फिसलकर सूर्या उड़ गया। वह ताशिगी से भी बदतर स्थिति में उतरा, आगे की ओर फिसलता रहा जब तक कि उसका सिर जमीन पर पड़े समुद्री प्रिज्म स्टोन जिट्टे की नोक से नहीं टकरा गया। इस बार तो उसमें उठने की भी ताकत नहीं थी। सूर्या को अपने ही जित्ते से गिरता देख ईशान की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। क्या यह सच है? अरे, हम इस तरह की स्थिति से कैसे निपटें? मैं वर्तमान में निम्नलिखित उपन्यासों का अनुवाद कर रहा हूं। सुपर कार्ड सिस्टम, ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास। यदि आप मेरा समर्थन करना चाहते हैं और अधिक अध्याय पढ़ना चाहते हैं तो कृपया मेरे पैट्रेयो की सदस्यता लें। इससे पहले, जब बेकारेट ईशान की मार्गदर्शक और मेजबान की भूमिका निभा रही थी, तो उसने यह बात छुपा ली थी कि वह डेविल फ्रूट का इस्तेमाल करती है। उसने अपनी कोई भी क्षमता प्रदर्शित नहीं की थी। आखिरकार उसकी शक्ति कैसीनो में ही सबसे ज्यादा काम आती है, जिससे वह एक बेहतरीन धोखेबाज बन जाती है। अगर सभी को उसकी डेविल फ्रूट क्षमता के बारे में पता होता तो वह टेसोरो को धोखेबाजी करने और जुआरियों को सब कुछ गंवाने में कैसे मदद कर पाती। तो वास्तव में यह पहली बार था जब ईशान उसकी शक्तियों को क्रियाशील देख रहा था। भाग्य फल की क्षमताएं जब युद्ध में इस्तेमाल की जाती थीं, तो वास्तव में एक बहुत ही अजीब युद्ध शैली का निर्माण करती थीं। प्रबल सौभाग्य के प्रभाव में वह अप्रत्याशित या गलत तरीकों से अपने ऊपर किए गए हमलों को बेअसर करने में सक्षम प्रतीत होती थी। इस युद्ध शैली की अपनी अनूठी खूबियां थीं और इसे दुर्जेय माना जा सकता था। हालांकि ईशान ने उसकी क्षमता में कुछ कमजोरियां भी देखीं। सबसे पहले, उसकी क्षमता मुख्यतः रक्षात्मक थी, जिसका उद्देश्य अपनी रक्षा करना था। हमलावरों के खिलाफ पलटवार करना कोई खास मायने नहीं रखता था। हालांकि ताशिगी और सूर्या गलत कदमों के कारण घायल हो गए थे, लेकिन इन चोटों ने उन्हें पूरी तरह से लड़ाई से बाहर नहीं किया था। जब तक वे संभल सकते थे, वे उस पर हमला जारी रख सकते थे। दूसरी बात, ईशान ने अनुमान लगाया कि उसकी सौभाग्य की अपनी सीमाएं हैं। अगर उस पर लगातार हमले होते रहे तो अंततः उसका सौभाग्य समाप्त हो जाएगा। इन बातों को ध्यान में रखते हुए ईशान ने बेकारेट की क्षमताओं का अवलोकन किया और अपने अगले कदम की योजना बनाई। इसके अलावा, सीधे शब्दों में कहें तो उसकी सौभाग्य सुरक्षा बेहद कम संभावना वाली घटनाओं को बढ़ाने पर आधारित थी। पहले की तरह, क्योंकि ताशिगी और सूर्या के ठोकर खाने की संभावना थी, सौभाग्य सुरक्षा ने उस संभावना को बढ़ा दिया, जिससे घटना घट गई और वे बदकिस्मत हो गए। लेकिन अगर कोई ऐसा हमला हो जिसके उसके घायल होने की 100% संभावना हो तो क्या होगा? क्या तब भी उसकी सौभाग्य सुरक्षा कारगर होगी? इन बातों को समझते हुए ईशान ने तुरंत उससे निपटने की एक योजना बनाई। हालांकि उसे बेकारेट को वश में करने की कोई जल्दी नहीं थी, बल्कि उसने बड़ी दिलचस्पी से पूछा, भाग्य फल मिस बेकारेट, क्या आपका सौभाग्य दूसरों को भी हस्तांतरित किया जा सकता है, जिससे वे भी बहुत भाग्यशाली बन जाएं? वह यह सवाल बहुत समय से पूछना चाहता था, और अब जब बेकारेट ने अपनी शैतानी फल वाली क्षमता प्रदर्शित कर दी थी, तो यह इस सवाल को उठाने का एकदम सही मौका था।
अपनी अच्छी किस्मत का इस्तेमाल करके सूर्या जैसे किसी को भी ठोकर मारने के बावजूद बैकारेट अभी भी बेचैन और दोषी महसूस कर रही थी। चाहे ईशान हो, आओकीजी हो या कटाकुरी, ये तीनों उसके लिए सर्वोच्च स्तर के व्यक्ति थे। आओकीजी एक नौसेना एडमिरल था, जबकि ईशान और कटाकुरी समुद्री डाकू थे जिन पर प्रत्येक का इनाम 1 अरब बेली से ज्यादा था। बैकारेट ने मन ही मन सोचा कि अगर इतने उच्चस्तरीय व्यक्ति उसके खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला कर लें, तो शायद उसके पास विरोध करने की क्षमता ही नहीं होगी। लकलक फल की क्षमता बैकारेट को अजेय नहीं बनाती। अगर ऐसा होता तो वह सिर्फ टेसोरो की अधीनस्थ नहीं होती, बल्कि उसने पहले ही अपना नाम बना लिया होता। वह पूरे समय ईशान और उसके साथियों से सावधान रही थी। वह जानती थी कि उसका काम बस उन्हें टेसोरो के आने तक रोकना है, न कि उनका सीधा सामना करना। हालांकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि ईशान उसकी डेविल फ्रूट क्षमता में इतनी रुचि दिखाएगा। इसलिए एक पल की हिचकिचाहट के बाद उसने सच्चाई से जवाब दिया, नहीं, मैं नहीं कर सकती। क्या आपका मतलब है कि आप अभी नहीं कर सकते, या आप यह कभी नहीं कर सकते? ईशान ने आगे पूछा। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? बैकारेट हैरान था। अपनी बाहें क्रॉस करके ईशान ने समझाया, तुम्हारी डेविल फ्रूट क्षमता अभी तक जागृत नहीं हुई है ना? अगर तुम अभी दूसरों को सौभाग्य नहीं दे सकते, तो क्या इसके जागृत होने के बाद तुम ऐसा कर पाओगे? मुझे मुझे नहीं पता। बैकारेट थोड़ा घबरा गई। उसकी डेविल फ्रूट क्षमता युद्धोन्मुख नहीं थी, इसलिए उसका विकास और उपयोग काफी सीमित था। हालांकि उसकी बॉस टेसोरो एक जागृत डेविल फ्रूट उपयोग करता थी, और वह समझती थी कि डेविल फ्रूट्स में एक जागृति अवस्था होती है, फिर भी जागृति उसके लिए बहुत दूर की बात लग रही थी। कोई भी शैतान फल एक बार जागृत होने पर रूपांतरण से गुजरता है। हालांकि बैकारेट को नहीं पता था कि उसकी शैतान फल क्षमता उसे जागृत होने के बाद दूसरों को सौभाग्य प्रदान करने में सक्षम बनाएगी या नहीं, जैसा कि ईशान ने सुझाया था। बैकारेट का जवाब सुनकर ईशान थोड़ा निराश हुआ। उसे उम्मीद थी कि अगर उसका फल सचमुच जागृत हो सकता है और दूसरों को भाग्य दे सकता है, तो वह किसी भी कीमत पर बैकारेट को टेसोरो से ले लेगा। अगर वह अभी तक जागृत नहीं हुई है, तब भी वह उसे तब तक प्रशिक्षित और विकसित कर सकता है जब तक वह जागृत न हो जाए, जिससे उसे बहुत फायदा होगा। लेकिन अब बैकारेट को भी इस बात का भरोसा नहीं था कि वह ऐसा कर पाएगी या नहीं, तो उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह अभी भी विकसित करने लायक है। एक क्षण तक इस पर विचार करने के बाद ईशान ने अचानक और अप्रत्याशित रूप से अपने विजेता की हकी को सक्रिय कर दिया। आमतौर पर कॉन्करर की हकी एक अदृश्य, अमूर्त आध्यात्मिक शक्ति होती है, जिसे केवल महसूस किया जा सकता है, देखा या छुआ नहीं जा सकता। लेकिन इस बार ईशान की हकी एक ठोस काली रोशनी के रूप में प्रकट हुई जो पूरे क्षेत्र में फैल गई। हालांकि राघव चौहान इसे देख नहीं पाया, लेकिन उसने इसे बहुत शिद्दत से महसूस किया। जब ईशान ने अपनी हकी छोड़ी, तो उसे लगा जैसे कोई साया उसके शरीर से होकर गुजर गया हो, मानो एक क्षणभंगुर साया जिसने पूरे दृश्य को ढक लिया हो। पहले जब ईशान ने अपनी कॉन्करर की हकी का इस्तेमाल किया था, तो ड्रैगन हंटर्स पायरेट्स के सदस्य, अगर उनमें थोड़ी ताकत होती, तो ज्यादातर उसे झेल लेते थे। लेकिन इस बार मामला अलग था। कई लोगों को तेज चक्कर आने लगे, उनके सिर घूमने लगे और वे लगभग जमीन पर गिर पड़े। और फिर भी इस बार ईशान की हॉकी सिर्फ एक क्षणिक चमक नहीं थी, बल्कि काफी देर तक, लगभग 5 या 6 सेकंड तक चली। इस दौरान विजेता की हॉकी एक शक्तिशाली झटकों और आघात के साथ आई। हॉकी के क्षेत्र में मौजूद सभी लोगों को एक तेज रोलर कोस्टर जैसी हिंसक झटकों जैसी अनुभूति हुई। वाह!
लॉन्गार्म जनजाति का एक नाविक अब और नहीं रुक सका।